वेलकम बच्चों। आज हम कूलाम के नियम के बारे में समझेंगे। जैसा कि हमने पहले भी बताया आपको, कूलाम का नियम स्थिर विद्युत में बैकबोन की तरह है, रीढ़ की हड्डी की तरह है। ठीक, यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ पेन कॉपी लेके बैठिएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि ये कॉमेडी वीडियोज नहीं है कि बैठ के दांत निकालिए और हंसते रहे। पेन और कॉपी दोनों रख के बैठिएगा। आप फिजिक्स सीख रहे हैं। ठीक, कूलाम का नियम, कूलाम वैज्ञानिक का नाम है। कूलाम साहब ने क्या बताया? इनने बताया कि अगर कोई दो आवेश हैं तो एक दूसरे को ये कितने जोर से आकर्षित करेंगे या कितने जोर से प्रतिकर्षित करेंगे। ये तो सबको मालूम है कि विजातीय आवेश आकर्षित करते हैं, सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन कितने जोर से करते हैं ये नहीं मालूम ना। विजातीय आवेश एक दूसरे पे बल लगाते हैं, अंदर की तरफ खींचते हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे पे बल लगाते हैं, बाहर की तरफ धक्का मारते हैं, लेकिन कितने जोर से खींचते हैं या कितने जोर से धक्का मारते हैं, ये कूलाम साहब ने बताया। कूलाम साहब ने क्या कहा कि अगर कोई दो आवेश हैं Q1 और Q2, ये दोनों बिंदु आवेश होने चाहिए और स्थिर होने चाहिए, ये कुछ दूरी पर रखे हैं। तो कूलाम साहब ने अपना नियम दो कथनों में कहा। इनने कहा कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, ध्यान से सुनिए, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर इस पूरे को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ऐसा हमने 11वीं में भी पढ़ा था ना, गुरुत्वाकर्षण नियम। M1 M2 बटे आर स्क्वायर एक गुरुत्वाकर्षण बल था, आज ये स्थिर विद्युत बल है। समानुपाती चिन्ह जब हटाया जाए तो एक नियतांक आता है, ठीक, जिसे आनुपातिक नियतांक कहते हैं, और ये कूलाम का नियम। याद रखोगे कूलाम का नियम ये हो गया। ठीक, इसमें k का मान कैसे निकलता है? k एक आनुपातिक नियतांक है जिसका मान अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग होता है, अलग अलग माध्यमों में भी अलग अलग होता है। कैसे होता है देखो जरा। ये k समझ लिया यानी आपने लंका जीत ली। k दिमाग में बैठ गया यानी लंका जीत गए। क्या है k? आ जाओ जरा k के बारे में बात हो जाए। हाँ, k का मान अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग आना है बच्चों। कैसा? अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग आना है। ठीक, देखिएगा जरा, यहां पर हम ले रहे हैं मापन की पद्धति, SI लेंगे और CGS लेंगे, और यहां पे ले रहे हैं आवेशों के बीच में कौन सा माध्यम भरा है ये। तो पहले हम वायु भरेंगे, वायु या निर्वात, इनको लगभग एक जैसा मानते हैं, और वायु या निर्वात के अलावा कोई अन्य माध्यम लेंगे। ठीक, SI पद्धति में और वायु में, यानी इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल हम न्यूटन में नाप रहे हैं। SI पद्धति में माने न्यूटन में नाप रहे हैं। ठीक, बीच की दूरी को मीटर में नाप रहे हैं, आवेशों को कूलाम में नाप रहे हैं। तो k का मान कितना भरा जाएगा? तो इस k का मान आएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और CGS पद्धति में और वायु में आएगा k बराबर 1। CGS पद्धति यानी बल काय में नपेगा? डाइन में। CGS पद्धति में बल का मतलब डाइन होता है। ठीक, कोई और माध्यम, मतलब आवेशों के बीच में ना तो वायु है ना निर्वात है, बोरोप्लस है, मठा भरा है, तेल भरा है, कोई लकड़ी भरी है, मिट्टी भरी है, पत्थर भरा है, कोई और माध्यम है वायु या निर्वात के अलावा। तो इस k की जगह क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल K और आएगा, और इधर भी कैपिटल K और आ जाएगा। तो इस टेबल को आप याद कर लोगे। इसमें क्या क्या नया आया है आइए देखते हैं क्या क्या नया आ गया इसमें। इसमें एक चीज आपको आ गई, एप्सिलॉन नॉट। एक एप्सिलॉन होता है, एक एप्सिलॉन आर होता है, और एक k आया है। इन चारों संकेतों के आप नाम याद कर लीजिएगा। ये एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या पढ़ते हैं? एप्सिलॉन नॉट। अब हिंदी वाले इसको एप्सिलॉन 0 पढ़ना हो तो पढ़ लेना, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट, इसका क्या मतलब है? ये है निर्वात की निरपेक्ष
वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट कितना क्या है, निर्वात की निरपेक्ष वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन क्या है, ये है बच्चों माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता, किसी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन आर क्या है, यह है माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता, इंग्लिश में बोलते हैं परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और के है माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक, ओके, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। अब किसका कितना मान होता है, इनमें क्या संबंध होता है, देखिए एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता बटे वायु की या निर्वात की निरपेक्ष वैद्युतशीलता बराबर होता है माध्यम की आपेक्षिक वैद्युतशीलता के, ठीक। और यही होता है वास्तव में कैपिटल के, परावैद्युतांक का भी वही सूत्र है और इसका भी वही सूत्र है, मतलब के और एप्सिलॉन आर एक ही बात है। त्रिक गुणाकार करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, या मिलेगा एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल के, ठीक। तो इस सूत्र में कुछ अच्छी किताबें आप पढ़ोगे अगर, तो उधर एप्सिलॉन नॉट इनटू के नहीं लिखा रहता है, इसकी जगह ऐसा लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो कोई परेशानी तो होगी नहीं, क्यों, हमें मालूम है कि एप्सिलॉन का मतलब है एप्सिलॉन नॉट इनटू के, ठीक, समझ में आ गया। इनके मान और याद रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, ये होता है बच्चों 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको याद करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बार बार यूज होने वाला है, याद करोगे। ये है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, मात्रा इसका उल्टा हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। मात्रा कैसे आया, एक मिनट के अंदर देखो। कूलम का नियम क्या पढ़ा हमने, ये पढ़ा, बोलो यही पढ़ा, कूलम का नियम नहीं पढ़ा, पढ़ा अभी, हाँ। मात्रा कैसे आएगा देखो, ये के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मात्रक चाहिए, तो क्या आएगा एफ आर स्क्वायर बटे Q1 Q2 आया। एफ यानी बल, बल यानी न्यूटन, आर यानी दूरी, दूरी यानी मीटर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे कूलम इंटू कूलम, तो क्या हो गया कूलम स्क्वायर, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और इसका मतलब होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जब एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालोगे तो इसका व्युत्क्रम कर दोगे, तो न्यूटन बटे में आ जाएगा, न्यूटन बटे में आ जाएगा, मीटर स्क्वायर बटे में आ जाएगा और कूलम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। क्लियर, समझ में आया, ऐसे मात्रक निकालते हैं, ठीक। अब जो परावैद्युतांक है माध्यम का, ये 1 से बड़ा होता है या 1 के बराबर होता है, अनंत के बराबर होता है या अनंत से छोटा होता है, याद रखिएगा। ये के सबसे कम जो है परावैद्युतांक ये होता है 1 और ये होता है निर्वात के लिए। वायु के लिए इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है 0.003, तो वो लगभग बराबर मानते हैं। के मैक्सिमम होता है धातु के लिए, अनंत होता है धात्विक चालकों के लिए, धात्विक चालकों हेतु ये होता है अनंत, और पानी के लिए होता है के बराबर 80.6, तो इसको कहीं कहीं 81 लिखा रहता है, कहीं कहीं 80 लिखा रहता है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, हम 80 लिखें तो भी सही है, 81 लिखें तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो माध्यम का परावैद्युतांक का मान हमेशा 1 से ज्यादा होता है, याद रखिएगा, 1 से कम नहीं होता। ओके, कूलम का नियम समझ में आया होगा, ठीक। अब एक बार थोड़ा सा और देखो, F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर है। अब जब हम आगे सवालों में लगाएंगे इसको, तो कुछ ना कहा जाए तो इस K की जगह हम ये मानेंगे कि ऐसा एक पद्धति है और वायु है, तो ये भरेंगे, यानी कूलम का नियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोलेंगे काय के लिए, ये बोलेंगे एयर के लिए। वायु में कूलम का नियम ये रहेगा, समझ में आया ना। के की जगह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू के। और माध्यम अगर आएगा तो क्या आएगा, माध्यम में कूलम का नियम कैसे हो जाएगा,
1/4πε0 कैपिटल के, ये वाला आ जाएगा, और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक, इन दोनों से हमें क्या समझ में आ रहा है? इन दोनों से क्या समझ में आ रहा है कि जो माध्यम में बल है वो हवा में बल का 1/k गुना होता है, या k बराबर जो है हवा में बल बटे माध्यम में बल। तो k की हमें एक परिभाषा और मिल गई, क्या? वायु में दो आवेशों के बीच में बल बटे माध्यम में उन्हीं आवेशों के बीच में बल। और एक अभी पढ़ी हमने, माध्यम की विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता और निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो k की दो परिभाषाएं पता चल गई आपको, चल गई ना? ऐसे मजा आता जाएगा, है ना, ज्ञान बढ़ता जाएगा। ओके, हाँ। अब अगर हम एक बहुत छोटा सा सवाल दें आपको, जो याद करवाने के लिए, क्या सूत्र याद करवाने के लिए एक हम छोटा सा सवाल दें। सवाल ये है कि दो आवेशों के बीच में वायु में बल लग रहा है 100 न्यूटन, माध्यम में बल कितना लगेगा अगर माध्यम का पराविद्युतांक है 4 न्यूटन, एप्सिलॉन आर, या पराविद्युतांक कितना है 4 न्यूटन ही 4 है। इसका मात्रक नहीं होता। किसका मात्रक नहीं होता? पराविद्युतांक का ना तो मात्रक होता है ना विमा होती है। ठीक, तो क्या है माध्यम का बल बताइए, हमें मालूम है हवा का बल बटे के, तो 100/4 कितना आ गया? 25 न्यूटन आ गया कि नहीं? अरे समझ में आया सवाल? आए होगा अच्छे बच्चे। ठीक, अगर हम पूछते हैं कि माध्यम में बल अगर 40 न्यूटन लग रहा है तो पराविद्युतांक कितना है, सवाल बदल दिया, दूसरा सवाल हो गया। तो सूत्र हमारा फिर क्या लगेगा? पराविद्युतांक बराबर हवा में बल बटे माध्यम में बल, यानी 100/40। तो ये काट दो तो कितना है? 2.5। लेकिन अब की बार इसका मात्रक नहीं होगा। ठीक, तो अब एक बात याद रखेंगे कि k और एप्सिलॉन r जो हैं ये कैसे होते हैं? मात्रकहीन होते हैं और विमाहीन भी होते हैं। मात्रकहीन भी होते हैं और विमाहीन भी होते हैं, याद रखोगे? ओके, अब कूलाम का नियम लगता कब है? कूलाम के नियम की शर्तें क्या हैं? ये हमेशा नहीं लगेगा। ठीक, कूलाम के नियम की शर्तें, कंडीशंस फॉर कूलाम्स लॉ, कूलाम के नियम की शर्तें, ऐसा हमेशा नहीं लगेगा कूलाम का नियम। ओके, कब लगेगा? अंडर व्हाट कंडीशंस कूलाम्स लॉ इज एप्लीकेबल। ठीक है, याद करनी है। कैसे? सबसे पहली बात, दोनों आवेश विराम में होने चाहिए। आवेश क्या में होने चाहिए? विराम में होने चाहिए। क्यों? विराम में नहीं होंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी? हमें मालूम है कि विराम अवस्था का आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और अगर आवेश गति में आ गया तो वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करने लगेगा। तो दो आवेशों के बीच में चुंबकीय बल भी क्रियाशील हो जाएगा, जबकि कूलाम्स आपने अकेले स्थिर विद्युत बल की बात की है। ठीक, इसलिए अगर आवेश गति में आ गए तो कूलाम का नियम नहीं लगेगा। ये कब लगेगा? दोनों आवेश विराम में ही होनी चाहिए। कैसे होना चाहिए? चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट। फिर इनने कहा कि दोनों आवेश कैसे होना चाहिए? बिंदु आवेश होना चाहिए, पॉइंट चार्जेस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई बिंदु आवेश? क्यों होना चाहिए? अगर बिंदु आवेश नहीं हुए, बड़े बड़े हो गए, कल्पना कर लो, बड़े बड़े हो गए तो क्या हो जाएगा? उनका द्रव्यमान भी आ जाएगा, और द्रव्यमान जब आ जाएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल भी लगने लगेगा, तो कूलाम का नियम फिर से फेल हो जाएगा, क्योंकि जी अकेला स्थिर विद्युत बल के लिए है और गुरुत्वाकर्षण बल आ गया, इसलिए ये फेल हो जाएगा। यानी आवेश कैसे होना चाहिए? बिंदु आवेश ही होना चाहिए। तीसरी बात, आवेशों के बीच की जो दूरी है वो नाभिकीय दूरी से ज्यादा होना चाहिए। नाभिकीय दूरी बोलते हैं इसको। कैसा? दो आवेश यहाँ पास पास ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत पास ले आओ, बहुत पास ले आओ, लेकिन इतने पास नहीं लाओ। कितने पास? कि नाभिक के आकार के बराबर हो जाए। उसके पास ले आओगे तो उनके बीच में नाभिकीय बल भी क्रियाशील हो जाएगा, और अगर एक बार नाभिकीय बल क्रियाशील हो गया, नाभिकीय बल अगर क्रियाशील हो गया तो कूलाम का नियम फिर से फेल हो जाएगा। ओके, तो विराम में क्या होना चाहिए?
क्योंकि चुंबकीय बल लगने लगेगा और गति में है तो बिंदु आवेश क्या होना चाहिए, गुरुत्वाकर्षण बल लगने लगेगा, बड़े बड़े होगा तो दूरी नाभिकीय दूरी से ज्यादा क्या होनी चाहिए, क्योंकि इससे कम होने पे नाभिकीय बल लगने लगेगा, इसलिए कूलॉम का नियम फेल हो जाएगा। ओके तो बच्चों ये समझ में आ गया। इसको हम एक आपको नाम बता रहे हैं, डी आर पटेल, आप याद कर लीजिए, डी आर पटेल। डी फॉर डिस्टेंस, ये लिखा है दूरी, डी फॉर डिस्टेंस, आर फॉर रेस्ट और पी फॉर पॉइंट चार्जेस। याद हो गया ना, आप कभी नहीं भूलोगे। ओके एक बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि कूलॉम का नियम गति के तृतीय नियम का पालन करता है, सिद्ध कीजिए। कूलॉम का नियम गति के तृतीय नियम का पालन करता है, ये बात हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो ये कूलॉम के सदिश, कूलॉम के नियम के सदिश रूप को पहले हमें समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम सिद्ध करेंगे कि कूलॉम का नियम गति के तृतीय नियम को तृतीय नियम का पालन करता है। तो ये समझने के लिए इंतजार कीजिए अगले वीडियो के लिए। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।